हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अस्मा अस्मा जैद। और ये अभी बिहार बीपीएससी की जो 64th का जो अभी रिजल्ट आया है बीपीएससी का, उसमें इन्होंने ये डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर, यानी कि जो कह सकते हैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट, या फिर हम लोग यूपी में बोला जाता है एसडीएम की पोस्ट पर ये सेलेक्ट हुई हैं। और बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इस सफलता को इन्होंने पाया है। और अब आगे बात करते हैं अस्मा से कि इनकी ये पूरी जर्नी कैसी रही, किस क्या क्या चीजें इनके साथ रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, सारी स्ट्रेटजी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अस्मा से। तो अस्मा, बहुत बहुत पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस कामयाबी के लिए। बहुत ही कम उम्र में आपने इस कामयाबी को हासिल किया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो अस्मा मैं यही पूछूंगा कि कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हुई बहुत खुशी हुई? जब मैं रिजल्ट देखी है सर, बहुत खुशी हुई। अच्छा। और मुझे याद है कि आप मेरी क्लास में बहुत ही शांत, बहुत ही बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल किसी से ना बात करने वाली लड़कियों में से शामिल थी। और बहुत ही मतलब एक कोने पे एक सीट पर आराम से बिल्कुल कूल होके बैठती थी। तो शायद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि आपका सिलेक्शन मतलब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही होता है ना कि बहुत जो लोग खामोशी से मेहनत करते रहते हैं उनको रिजल्ट कभी ना कभी अल्लाह ऊपर वाला खुदा जरूर देता है। तो आपने खामोशी से मेहनत की, इसलिए फिर से एक बार मुबारकबाद आपको। तो ये बताइए अस्मा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैं पटना की ही रहने वाली हूँ और यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। हाटमन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने +2 तक की पढ़ाई की है। देन मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है बॉटनी में। उसके बाद मैंने पीजी किया है पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से। फिर मैं बीपीएससी की तैयारी हजभवन से कर रही थी। अच्छा, आपने हजभवन से क्लासेस ली? ओके। मतलब कोई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट कोचिंग आपने नहीं ली, आपने हजभवन से ही कोचिंग ली। जो दर्शक हजभवन के बारे में नहीं जानते, पटना में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सेल बनाई गई है, जिसके अंतर्गत हज भवन जो कि पटना में मौजूद है, वहां पर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद उनको वहां पर रखकर एक हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाती है, टीचर्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनकी तैयारी प्रिपरेशन 3 से 4-5 महीने में करवाई जाती है। तो ये हज भवन जो है वो इधर एयरपोर्ट के पास में है। वहां पर जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो जाकर अप्रोच कर सकते हैं अगर उनको बीपीएससी की या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मन है। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जोड़ देना चाहता था। तो अस्मा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में रहा है या फिर पहली आप पीसीएस ऑफिसर हैं अपनी पूरी फैमिली से? और कैसा बैकग्राउंड है, फादर मदर क्या करते हैं? सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्विस में भी कोई नहीं है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, चिकन का शॉप है उनका, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। मैं अपनी फैमिली में मतलब भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ, और मेरे बाद 3 भाई बहन हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करने वाली सिंपल सी लड़की हूँ। वाह, ये मतलब मेरे तो गूज बम्प आ रहे हैं, एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इतना इतना हम्बल बैकग्राउंड, इतना नॉर्मल बैकग्राउंड होने के बाद, मतलब आप पूरे परिवार में पहली कोई सरकारी नौकरी में जा रही हो, वो भी सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि मतलब शायद पूरे स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस को आप ज्वाइन करने जा रही हैं। सच में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सिर्फ जिम्मेदारी आपको देश की ही नहीं, प्रदेश की नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आप इस सर्विसेज में जा रही हैं। तो वाकई में आपका चीजें तो अस्मा, जैसे आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा है, पहली हैं आप जो कि सिविल सर्विसेज के बारे में सोच पाई। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कैसे आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और मैं ये कर सकती हूँ? ये कहाँ से आया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके अंदर कहाँ से सोच आई? सर जब मैंने पीजी कंप्लीट कर लिया तो उस वक्त मेरे कुछ फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा जॉब है और इसमें अगर तुम जाती हो तो ये सारे फायदे हैं, ये अच्छा जॉब है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो खास करके लड़कियों के लिए उनकी
प्रेस्टीज और उनका समाज में एक प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ा सकता है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, और साथ ही एक सेल्फ रिलायंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा ये हमें। तो सर मैंने तब से ही सोचा कि मैं इस फील्ड में कर सकती हूँ, तो मैंने हज भवन से अपनी तैयारी शुरू की 2016 से, जब 60 से 62 की वैकेंसी आई थी उस समय फॉर्म भरा और मैं वहाँ गई। वहाँ पे मैं गई जब, तो और भी ज्यादा मुझे जानकारी मिली। जब सीनियर ऑफिसर्स आते थे और हमें इंस्पायर करते थे, तो मुझे और भी ज्यादा जानकारी मिली और मैं उनसे और ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के इंटरेस्ट बढ़ा और मैं उसमें ही तब से लगी रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रगल तो बहुत रहा होगा अस्मा, मतलब कहने के लिए ये बहुत ही आसान सा रास्ता नहीं था। और मतलब पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी सर्विस यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप सेलेक्ट हुई हैं, बहुत अच्छी रैंक आपकी है, तो स्ट्रगल तो काफी रहा होगा। उस स्ट्रगल के बारे में जरा बताएं। यस सर, जब मैं शुरू की तो लगा कि बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे करते गई। जब 60 से 62 की तैयारी शुरू की थी मैंने बीपी की, तो पीटी दिया और क्वालिफाई हो गई। मेंस भी दिया, क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैं सोची फिर से मुझे शुरू करना पड़ेगा, हिम्मत टूटने लगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमारा सपोर्ट किया और बोले कि फिर से दो। तो मैंने फिर 6वीं दिया, उसमें पीटी भी नहीं हुआ मेरा। और मैं सोची कि अब तो मैं रेस से ही बाहर हो रही हूँ, लेकिन फिर अम्मी पापा ने समझाया और फिर से मैंने दिया 64वीं और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था अस्मा आपका? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। वैसे बहुत जल्दी आपने, जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड रहा है, कोई मतलब सिर्फ आपको बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आती हैं, उस हिसाब से आपने थर्ड अटेम्प्ट में इस सिलेक्शन को भी, टॉप पोस्ट को गेन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अस्मा, अभी आपकी सुना है मार्च में शादी भी हुई? यस सर, 12 मार्च को मेरी शादी हो गई। अच्छा, मतलब शादी भी हुई, उसके बाद आपको टॉप पोस्ट भी सिलेक्ट आप सेलेक्ट भी हो गई। चलिए, दोनों चीजों के लिए बहुत मुबारकबाद आपको। तो हस्बैंड का क्या, जब इस सफलता की आपकी जो न्यूज थी, जब आपके हस्बैंड को मिली, तो उनका क्या मतलब उनका क्या रिएक्शन था? सर मेरे हस्बैंड एक एकेडमिशियन है और वो एकेडमिशियन होने के नाते बहुत सपोर्टिव है मुझे इस फील्ड में आने के लिए। रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले तक मैंने उनसे कहा कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो अगर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो क्या करूंगी, परेशान थी मैं। तो वो सपोर्ट किया और समझाया हमको कि परेशान मत होइए, अगर इस बार भी नहीं होता है तो आप एक अटेम्प्ट और दीजिएगा, और अगर यहाँ पे आप पढ़ाई नहीं कर पा रही तो आप घर चले जाइए या हज भवन फिर से चली जाइएगा। तब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था वही मेरा रिजल्ट देख रहे थे, मैं उनको बोली थी नीचे से चेक कीजिए मेरा नाम होगा कहीं, तो वो देख रहे थे, नीचे से चेक कर रहे थे, लेकिन मेरा नाम ऊपर में ही था और फिर वो मिला नाम। बहुत बढ़िया, मतलब आपके हस्बैंड को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और हस्बैंड को भी बहुत सैल्यूट है जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ को। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटजी पर आते हैं। अस्मा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बताइएगा। सर प्रीलिम्स के लिए जैसे मैं हज भवन को मैं एडमिशन लेके जब गई, तो वहाँ पे फैकल्टीज जैसे आप साइंस एंड टेक पढ़ाए हम, और भी फैकल्टीज ज्यादा थे। अमित सर ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाया, कुमुद सर ने पॉलिटी लिया है, और रब्बानी सर ने ज्योग्राफी पढ़ाया। तो उनके क्लासेस होते थे और मैं पूरी क्लासेस करती थी, और करके उनके नोट्स को जब मैं रूम पर लेके आती थी उसको रिवाइज करती थी हर रोज। और फिर उसके अलावा भी जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर हमारे लाइब्रेरी में हज भवन में आते थे उसको मैं हर रोज पढ़ती थी और नोट्स बनाती थी, और वही एग्जाम तक आते थे मैं रिवाइज करते थे, पीटी उस तरह से क्वालिफाई कर पाई। ओके, कोई स्पेसिफिक बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगी प्रीलिम्स के लिए कि ये बुक जरूर पढ़कर जाइए, जिससे कि बच्चों का क्वालिफाई हो सकता है, मतलब जो आपके इस एक्सपीरियंस में आपके साथ ही रही है? यस सर, मैंने सर लक्ष्मीकांत पढ़ा है। उसमें से जो सिलेक्टेड चैप्टर मैं देखती थी कि बीपीएससी में हमेशा कौन से पॉलिटी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं पढ़ी लक्ष्मीकांत से पीटी के लिए। और फिर माजिद हुसैन भी पढ़ा, और
सर बेसिकली मैं नोट्स ही पढ़ी वहाँ पे, जब हज भवन में थी तो, और इम्तियाज सर के क्लासेस की हूँ। उनसे हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, उनके नोट्स को मैं पढ़ी। और उनके अलावा भी विवाद पैनोरमा एक बिहार स्पेसिफिक की बुक आती है, वो सारी बुक्स को मैंने पढ़ी है। घटना चक्र पढ़ा डिफरेंट सब्जेक्ट का, और टेस्ट सीरीज दिया है, जितने भी टेस्ट होते थे हज भवन में वो मैं करती थी। बहुत बढ़िया। और न्यूज़पेपर सर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा सर बजट जो बिहार का निकलता उस ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, उसको पढ़ना जरूरी होता है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा, ये प्रीलिम्स के लिए आपका स्ट्रेटजी रही है? यस सर। अच्छा, बहुत ही मैं हम लोगों ने देखा है कि बिहार पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं मतलब फैक्चुअल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होते। अभी भी बिहार पीसीएस ने अपना पूरा रूप नहीं बदला है, उसी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो उस फैक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई बुक या कोई स्ट्रेटजी आपकी रही है? सर उस फैक्चुअल क्वेश्चन को मैं घटना चक्र के डिफरेंट सब्जेक्ट के घटना चक्र थे मेरे पास, उससे ही मैं पढ़ती थी। और वो अच्छी बुक है क्योंकि सर उसमें एक फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप एक बार कर लें, मतलब अगर घटना चक्र से या इस तरीके से, तो आपका सिलेक्शन मतलब काफी कुछ हो सकता है। यस सर। ओके, तो सेकंड ये बताएं आप कि मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही है आप? सर मेंस के लिए कहूंगी जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगा उतना ही आंसर राइटिंग के लिए कॉन्फिडेंस आता है। जो भी क्वेश्चंस दिए जाते थे क्लास में उसको मैं आके लिखती थी, और फिर जब टेस्ट चलते थे तो मैं वहाँ पे भी लिखती थी। और सर लोग वहाँ पे रोज दिन क्वेश्चन दिया करते हैं और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। और बुक तो वही है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, उसको थोड़ा डीप में पढ़ना होता है। और माजिद हुसैन ज्योग्राफी के लिए मैंने पढ़ा। मतलब टोटली ये है कि वहां पर टोटली आप क्लास नोट्स पर ज्यादा डिपेंड रही, और बुक्स में आपने जो एक पॉपुलर बुक्स हैं जैसे कि माजिद हुसैन है, लक्ष्मीकांत है, इन सबको आपने पढ़ा। जी बता रही थी आप? यस सर। और सर न्यूज़पेपर हर रोज बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, एडिटोरियल मेंस के लिए जरूरी है पढ़ना। और उससे भी जो पॉइंट्स होते थे मैं उसको नोट करती थी, और जब आंसर राइटिंग करती थी तो उस आंसर में उस पॉइंट्स को ऐड करती थी। और इसके अलावा सर हम हज भवन की लाइब्रेरी में जो आईएएस के टॉपर्स होते हैं उनके नोट्स रखे हुए हैं, मैं उनका रिव्यू करती थी और देखा मैंने कि कैसे वो लिखते हैं, और फिर उनसे कुछ सीख करके मैं अपने आंसर को इम्प्रूव करती थी। ओके, आपका मीडियम क्या था, हिंदी और इंग्लिश था? सर इंग्लिश मीडियम था मेरा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम था। तो ये बताएं कि जैसे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ा करते? सर मैं द हिंदू पढ़ती थी, और लोकल न्यूज के लिए हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया मैं देखती थी, और इंडियन एक्सप्रेस भी मैं पढ़ती थी। अच्छा, इतना तो एक्सपीरियंस आपको हो ही गया होगा कि हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर है, अगर आपके दोस्त वगैरह जो भी सिलेक्ट हुए होंगे या साथ में रहे होंगे। हिंदी मीडियम के लिए एक बड़ी समस्या ये होती है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पाते कौन सा पेपर वो रिव्यू करें, क्योंकि इंग्लिश में वो हिंदू पढ़ नहीं पाते हैं, और अदर जो न्यूज़पेपर्स हैं हिंदी मीडियम में वो अवेलेबल नहीं है जिसमें एक बेहतर मतलब कंटेंट हो। तो कोई आप सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर मेरे रूममेट जो थे वो हिंदी मीडियम, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको मैं देखी थी कि हिंदुस्तान पेपर वो हर रोज पढ़ते थे, दैनिक भास्कर पढ़ते थे। अच्छा, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर, तो आप लोग ये नोट कर लें कि हिंदुस्तान दैनिक भास्कर पढ़ के भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो आप हिंदी मीडियम के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हिंदू पर ही जाएं। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे आपके और वो इसकी स्ट्रेटजी क्या रही? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा बॉटनी था, और उसके लिए मैंने जो भी बुक्स मेरे ग्रेजुएशन और पीजी के थे उन बुक्स से बीपीएससी के सिलेबस को मैच करके मैंने खुद का नोट्स बनाया और वैसे ही प्रिपरेशन किया है मैंने। ऑप्शनल के लिए मैंने कोई क्लास नहीं किया, बस मैंने सेल्फ स्टडी से ही उसकी प्रिपरेशन की। ओके, मतलब आपने अपने ही सब्जेक्ट को
इसमें एज अ ऑप्शनल रख लिया था। अच्छा, इसका बहुत फायदा मिला होगा आपको कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, मैं भी हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आपका जो बैकग्राउंड है, चाहे वो लोग कहें कि ये पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये इससे नंबर नहीं आते हैं, इसमें सिलेक्शन नहीं होता, लोग कितना भी आपको भड़काएं, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है, अगर उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करने हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से होता है, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है। बस ये है कि आपको बहुत अच्छा लिखना आना चाहिए, बहुत अच्छा अपने कंटेंट को सजाना आना चाहिए, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका बेहतर जवाब देना आना चाहिए। वही अस्मा ने भी किया। एग्जैक्टली सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि पॉपुलैरिटी सब्जेक्ट का मैटर नहीं करता है। अगर आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड है और इंटरेस्ट है और उसमें आप लिख सकते हैं, तो वैसे ही उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल चूज करना चाहिए और वैसे ही उसमें मार्क्स मिलता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम कोई ऐसा ऑप्शनल लें, जैसे कि ज्योग्राफी लें या इस तरीके का ऑप्शनल लें जो कि हमारे जीएस में हमारा काम मतलब हमें सपोर्ट कर सके। इस एटीट्यूड के वजह से मतलब कि जीएस में मुझे सपोर्ट मिल सके, इसके लिए वो क्या करते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा जाता है। कभी कभी फायदा भी पहुंचा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में मैंने देखा कि वो नुकसान भी पहुंचा जाता है। एक बहुत ही अच्छे हमारे सीनियर हुआ करते थे जो मेडिसिन बैकग्राउंड के थे, डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सोशियोलॉजी से मेंस दिया या अदर देन मेडिसिन सब्जेक्ट से मेंस दिया। फाइनली उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, और लास्ट अटेम्प्ट जब उनका हुआ तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप मेडिसिन से एक बार इस बार ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप मेडिसिन एज अ सब्जेक्ट मेडिकल सब्जेक्ट से दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट है। उन्होंने ट्राई किया, और जब ट्राई किया तो फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया उसी साल, और वो आईपीएस है इस वक्त झारखंड कैडर में। तो बात ये होती है कि कभी कभी हम अपने बैकग्राउंड को छोड़कर किसी के कहने पर भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अपना सब्जेक्ट चुना, इसका फायदा मुझे लगता है आपको मिला होगा। यस सर, बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट है जैसे ग्रेजुएशन या पीजी में, तो वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर नहीं उस पर कमांड है, ठीक से पढ़ा नहीं है, तब कोई दूसरा सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। सर, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जो मैं बताना भूली कि एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ना जरूरी होता है। मैंने जब शुरुआत किया था और क्लासेस शुरू नहीं हुई थी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी वहाँ, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के लिए। यस सर, दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की और क्या उसके स्ट्रेटजी रही है? किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? सर, इंटरव्यू के लिए बेसिकली जो करंट अफेयर्स होते हैं और अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, हॉबीज क्या होती है, उसकी जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। जो भी आपकी हॉबीज हैं उसके बारे में एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका बैकग्राउंड या फिर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए हज भवन में भी और सरवर सर के यहाँ भी, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उस वक्त पैंडेमिक था और कहीं भी इवन हज भवन में भी मॉक इंटरव्यू शुरू नहीं हुए थे और मुझे प्रैक्टिस की जरूरत थी। मैं ज्यादा बोलती, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत थी मुझे। तब सर्वर सर हैं जो बिना किसी फायदे के वो जितने भी बच्चे उनके पास जाएंगे वो सबको मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, उसका प्रिपरेशन कराते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, वहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी थी। फिर हज भवन में भी मॉक शुरू हो गया तो फिर मैंने वहाँ पे भी दिया। सर्वर सर कहाँ पर रहते हैं? बहुत सारे बच्चों को उनको मदद मिलेगी, उनको वो सपोर्ट कर सकेंगे। यस सर, मैं बताना चाहूंगी उनके बारे में कि पटना साइंस कॉलेज के सामने एक गली है, उसमें शरीफ कॉलोनी नाम है उस एरिया का। वहाँ पे सर्वर सर का घर है, या सफी हाउस उनके घर का नाम है। तो वो सारे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं और बिना किसी फीस। और ये सब मतलब एक ये तो फैक्ट बात है कि आपकी सक्सेस में आपके मदर फादर, आपके परिवार का तो रोल होता है, एक टीचर का भी बहुत रोल होता है। और जैसे सर्वर सर के बारे में आप इस वक्त बहुत ही मतलब बहुत ही जब आपने उनका नाम लिया तो आपके चेहरे पे ग्लो आ गया कि मतलब जैसे होता है कि आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं ये सक्सेस।
तो टीचर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये मैं मानता हूँ। और सर, और मैं कहूँगी वहाँ पे तो वो करते ही थे, वो अपने घर पे तो हम लोग को प्रैक्टिस कराते ही थे। जिस दिन इंटरव्यू रहता था तो वहाँ पे ब्लेसिंग के लिए सर आते थे बीपीएससी ऑफिस में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। तो सरवर सर, जैसे जो भी टीचर्स हैं, जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, जो बच्चों को सपोर्ट हर तरीके से करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और मैं जरूर सरवर साहब से उनका नंबर आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और उनसे बात करूंगा। यस सर, मैं भी। और मैं ऐसे टीचर्स को और ऐसे जो भी अध्यापक हैं जो अपने बच्चों को दिल जान से सपोर्ट करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और हमारी मतलब और दिल से दुआ है कि वो हमेशा उनको लंबी उम्र मिले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो सपोर्ट कर सकें। तो मतलब पर्सनालिटी पर काम करना जरूरी है, आपके हिसाब से आपके इंटरव्यू में पर्सनालिटी पर काम करना जरूरी है, और साथ ही साथ आपका जो बैकग्राउंड है ऑप्शनल है, ये भी तैयार होना जरूरी है इंटरव्यू। यस सर, ऑप्शनल से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में वो तो इसीलिए तो एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए ऑप्शनल जिसमें आपका फुल्ली कमांड हो, ताकि आप इंटरव्यू में भी उससे हेल्प ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले अस्मा? सर मुझे इंटरव्यू में 89 मार्क्स मिले। 89 मार्क्स मिले। तो अच्छा, आगे का चलिए, ये तो आपने स्ट्रेटजी बता दी। बच्चे इस वक्त खास करके पैंडेमिक चल रहा है और बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन लोगों के अंदर है, इवन कि हम लोगों के अंदर भी पर्सनली मैं बात करूं तो डिमोटिवेशन कभी कभी आ जाता है, बहुत ज्यादा निगेटिव ख्यालात आ जाते हैं, फ्यूचर का पता नहीं है, फ्यूचर कहाँ है, कैसे है, आपके आसपास के लोगों की मतलब आपकी उन्होंने दुनिया छोड़ दी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निगेटिविटी, इस वक्त जो माहौल है वो निगेटिविटी से भरा पड़ा है। ऐसे समय पर कैसे पॉजिटिव एक एस्पिरेंट रहे, एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो है वो कैसे पॉजिटिव रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे अस्मा? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, जरूर ही सभी के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट किया है इस पैंडेमिक ने, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा, और बहुत दुविधा में हो जाते हैं कि करूं या ना करूं, या हिम्मत हारने लगते। तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इस टाइम को वो कंप्लीटली यूटिलाइज करें, और जो उन्होंने पढ़ा उसे रिवाइज करने की जरूरत है। और खास करके जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होते हैं उनमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है, और ये कंटिन्यूटी विद डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन के साथ उस कंटिन्यूटी को बनाए रखें, और फैमिली का भी सपोर्ट काफी जरूरी है इसके लिए, जैसा कि मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऐसे पेरेंट्स को भी, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को भी कहूंगी कि खास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, कि अपनी बेटियों को आगे आने दें और सपोर्ट करें उन्हें। और सर मैं ये कहूंगी कि जो भी पढ़ा है उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, रिवाइज करने की जरूरत है, कंटिन्यूटी बनाए रखने की जरूरत होती है, और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो लगे रहे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं कि आपने हर तरीके से कंटिन्यूटी मेंटेन की, गिरी उठी और फाइनली आपने अपनी मंजिल को पा लिया। तो आगे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सबसे टॉप पोस्ट आप बिहार की आपने गेन की है, वहां पर है। कैसे सोचा है, क्या प्लान है आपके दिमाग में, कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगी? यस सर, वाकई ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। पहली बात तो ये कि उससे पहले मेरी ट्रेनिंग होगी और मुझे ट्रेन किया जाएगा, और फिर सर मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मेरी होती है वहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड्स होगी मैं देखूंगी कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। अगर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज जो अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं देखूंगी और उसे कम प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है, महिलाओं का क्या स्टेटस है, उन पे गौर करूंगी और उस पे काम करना चाहूंगी मैं। बहुत बढ़िया। अस्मा, लाइफ को कैसे देखती हैं आप, मतलब इस ओवरऑल लाइफ आपकी कैसी है, लाइफ को किस नजरिए से देखती हैं? सर ये लाइफ को हम लोग जैसा चाहें
अगर हम लोग चाहते हैं कि बहुत हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल को फेस करना और फिर फेस करके आगे बढ़ना ये जरूरी होता है। वहाँ पे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं होती है। अप्स एंड डाउन हर किसी के लाइफ में होते हैं। लाइफ कहा जाता है कि नदी के दो किनारे हैं, और वैसे ही दोनों अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो उसे फेस करना है और आगे बढ़ते जाना है। बहुत अच्छा। और कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स जो आपने पूरे अपनी इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ मोटिवेशन गेन किया होगा, कहाँ से आप मोटिवेशन लेती थी, वो उन सारे स्टूडेंट को जो किसी इस वक्त यूपीएससी की बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फाइनल मोटिवेशनल वर्ड्स क्या कहना चाहेंगी, जो मतलब उनको, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे, जो आपको हमेशा गिरे आप, लेकिन फिर आपको उन वर्ड्स ने उठाया और फिर इस मंजिल तक पहुंचाया। तो इन सारे स्टूडेंट जो इस वक्त आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप लोग आपसे इंस्पिरेशन पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे इंस्पिरेशनल वर्ड्स तो मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स से ही मिले हैं। उन्होंने, जैसे ही मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं हिम्मत हारने लगती थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती, तुम लगी रहो और एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगी। और मैं उसी का नतीजा है कि इस कामयाबी का तक पहुंच पाई हूँ। बहुत अच्छी बात। मतलब हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, गिरना है, लेकिन उठ के खड़े होकर मंजिल तक फिर चलना है। बहुत अच्छी बात है। अस्मा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी रही आपकी, पूरी जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल रही, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग व्यूअर्स इस वक्त आपको, आपके इस पूरे इंटरव्यू, इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपकी उनको पता चली होगी। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो कि कोचिंग के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं, जो किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप, और खास करके माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ओवरऑल अब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर सेलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने बहुत लोगों को मोटिवेट किया, बहुत सारे लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा। तो अगर कोई भी अस्मा से जुड़े सवाल आते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोशिश की जाएगी कि अस्मा से आंसर लिया जाए, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। और अगर आपने बहुत रिक्वेस्ट की तो बॉटनी या इस तरीके के ऑप्शनल सब्जेक्ट पर अस्मा का अलग से हम लोग वीडियो, और अगर कोई भी और मोटिवेशन की जरूरत होगी तो हम अस्मा को जरूर अपने चैनल से बुलाएंगे। अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू अस्मा। थैंक यू सो मच टू यू सर।